स्वागत है आपका मेडिको ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम भ्रूण के विकास की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच में काफ़ी दिलचस्प प्रक्रिया पर बात करेंगे। ये है जननांग भ्रूण विज्ञान, मतलब जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, एक चित्र भी है इसके साथ, और हमारा मकसद बस ये समझना है कि कैसे प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में जो संरचनाएं एक जैसी दिखती हैं, उनसे पुरुष या महिला जननांग आखिर विकसित कैसे होते हैं। ये सोचना ही अपने आप में कितना फैसिनेटिंग है कि एक ही नींव से शुरुआत होती है और फिर रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मैंने ये काफ़ी सुना है कि जो फीमेल डेवलपमेंट है, महिला जननांगों का विकास, वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट पाथवे है, मतलब स्वाभाविक मार्ग। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? हाँ, ये शब्द डिफ़ॉल्ट काफ़ी सटीक बैठता है यहाँ। डिफ़ॉल्ट इसलिए क्योंकि अगर भ्रूण में वाई क्रोमोसोम नहीं है, या है भी पर उस पर जो एक खास जीन है SRY जीन, वो अगर नहीं है या काम नहीं कर रहा है, तो फिर विकास अपने आप ही बिना किसी और सिग्नल के महिला जननांगों की दिशा में बढ़ जाता है। मतलब कोई अलग से पुरुष बनाने वाला सिग्नल नहीं चाहिए, उसकी गैर मौजूदगी ही काफ़ी है महिला विकास के लिए। तो इस डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में क्या होता है, भ्रूण में शुरुआत में दो तरह की नलिकाएं होती हैं, डक्ट सिस्टम्स। एक है मेसोनेफ्रिक डक्ट्स, जिसे वुल्फियन डक्ट भी कहते हैं। ये वाली डक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, डीजेनरेट कर जाती है, क्योंकि इसको बने रहने और विकसित होने के लिए पुरुष हार्मोन्स चाहिए, जो यहाँ है नहीं। और जो दूसरी वाली है पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट, वो बिना किसी रोक टोक के डेवलप होती है, और यही डक्ट आगे चलकर फीमेल की जो मुख्य अंदरूनी रिप्रोडक्टिव संरचनाएं हैं वो बनाती है, जैसे कि फलोपियन ट्यूब्स हो गई, यूटरस यानी गर्भाशय, और वेजाइना का ऊपरी हिस्सा। तो शॉर्ट में कहें तो SRY जीन नहीं तो वुल्फियन गई, मुलेरियन बची और विकसित हुई। अच्छा, तो मतलब बिना किसी खास मेल सिग्नल के बॉडी नेचुरल तरीके से फीमेल स्ट्रक्चर्स बनाने लगती है मुलेरियन डक्ट के जरिए। ये तो हुई डिफ़ॉल्ट रास्ते की बात। लेकिन फिर पुरुषों में ये अलग कैसे होता है? यहाँ पर वो SRY जीन जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो कैसे पूरी कहानी बदल देता है? बिल्कुल, यहीं पर मेल डेवलपमेंट का वो टर्निंग पॉइंट आता है। जिन भ्रूणों में वाई क्रोमोसोम होता है, उस पर यह बेहद जरूरी जीन होता है SRY जीन। SRY का मतलब ही है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। ये जीन बेसिकली एक तरह का मास्टर स्विच है। ये SRY जीन एक प्रोटीन बनवाता है टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, मतलब TDF। अब शुरू में जो गोनैड है, जनन ग्रंथि, वो तो अविभेदित होती है, मतलब न टेस्टिस न ओवरी। TDF का काम है इसी अविभेदित गोनैड को सिग्नल देना कि भाई तुम्हें टेस्टिस बनना है, वृषण। तो SRY जीन का होना और TDF का बनना, यही है पहला और सबसे जरूरी स्टेप मेल डेवलपमेंट के लिए। समझ गया? तो SYR जीन ने गोनैड को टेस्टिस बनने का डायरेक्शन दे दिया। ये हुआ पहला कदम। पर सिर्फ टेस्टिस बन जाने से तो पूरी मेल एनाटॉमी नहीं बन जाती। टेस्टिस बनने के बाद क्या होता है? वो कौन सी चीज़ है जो रास्ते को फीमेल से मेल की तरफ मोड़ती है? हमने नोट्स में सर्टोली और लेडिक सेल्स के बारे में पढ़ा है, उनका क्या रोल है यहाँ? बिल्कुल सही सवाल। टेस्टिस का बनना बस शुरुआत है। एक बार ये बन जाते हैं तो ये खुद हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री बन जाते हैं। इनके अंदर दो खास तरह की कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स, और ये दोनों ही सेल्स वो हार्मोन्स बनाती हैं जो मेल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। पहले सर्टोली सेल्स की बात करते हैं। ये सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती हैं, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, MIF। नाम से ही पता चल रहा है, मुलेरियन डक्ट को रोकने वाला। इसे एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH भी कहते हैं। इस MIF या AMH का सीधा काम है जो पैरामेसोनेफ्रिक यानी मुलेरियन डक्ट है, उसके विकास को रोकना, उसे खत्म कर देना। याद है ना, हमने बात की थी कि मुलेरियन डक्ट फीमेल स्ट्रक्चर्स बनाती है। हाँ, यूटरस ट्यूब्स वगैरह। बिल्कुल। तो पुरुषों में इन स्ट्रक्चर्स का बनना रोकना जरूरी है, और यही काम MIFH करता है। तो ये हार्मोन एक्टिवली फीमेल डिफ़ॉल्ट पाथवे को ब्लॉक कर देता है। फिर आती हैं लेडिक सेल्स। ये टेस्टिस में मौजूद दूसरी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। ये बनाती हैं एंड्रोजन्स। ये मेल हार्मोन्स का ग्रुप है जिसमें सबसे फेमस है टेस्टोस्टेरॉन। इन एंड्रोजन्स का काम है जो दूसरी वाली डक्ट थी, मेसोनेफ्रिक या वुल्फियन डक्ट, उसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देना।
जहां फीमेल डेवलपमेंट में ये डक्ट खत्म हो रही थी, वहीं मेल्स में एंड्रोजन के असर से ये डेवलप होती है और मेल की इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में बदल जाती है। तो टेस्टिस से निकले हार्मोन्स दो काम एक साथ करते हैं। MIF फीमेल डक्ट को हटाता है और एंड्रोजन मेल डक्ट को बनवाता है। वाह, ये तो मतलब कमाल का कोऑर्डिनेशन है। SRY ने टेस्टिस बनवाए, फिर टेस्टिस ने खुद दो अलग हार्मोन बनाकर एक तरफ फीमेल रास्ते मुलेरियन को बंद किया और दूसरी तरफ मेल रास्ते वुल्फियन को एक्टिवेट किया। क्या गजब की इंजीनियरिंग है ये तो! कितना सटीक कंट्रोल! बहुत ही बारीकी से रेगुलेटेड प्रोसेस है। जरा सा भी सिग्नल इधर-उधर हुआ तो विकास पर असर पड़ सकता है। तो चलिए अब इन दोनों डक्ट्स का फाइनल डेस्टिनेशन देखते हैं। पहले फीमेल्स की बात करते हैं, जहां मुलेरियन डक्ट डेवलप होती है। ये पैरामेसोनेफ्रिक या मुलेरियन डक्ट आखिर बनाती क्या है? फीमेल्स में जैसा हमने कहा, पैरामेसोनेफ्रिक यानी मुलेरियन डक्ट ही मेन प्लेयर है। इसके दो हिस्से होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं। ऊपर के जो हिस्से नहीं जुड़ते वो बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स। इनका काम है अंडे को ओवरी से यूट्रस तक लाना, और जो नीचे के हिस्से जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं यूट्रस यानी गर्भाशय और वेजाइना का ऊपरी करीब 2/3 हिस्सा। यहाँ ये इंटरेस्टिंग बात है कि वेजाइना का जो निचला हिस्सा है करीब 1/3, वो एक अलग एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से आता है, यूरोजेनाइटल साइनस। तो वेजाइना का ओरिजिन ड्यूअल है, 2 जगह से। अच्छा, ये मुलेरियन डक्ट इतनी क्रिटिकल है फीमेल इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। हमारे नोट्स में मुलेरियन एजेनेसिस सिंड्रोम का भी जिक्र था। ये क्या कंडीशन है? क्या होता है अगर ये मुलेरियन डक्ट ठीक से डेवलप ना हो पाए? हाँ, मुलेरियन एजेनेसिस, जिसे ज्यादातर मियरोकिटेंस्की, क्यूस्टरहाउज सिंड्रोम या एमार्केट सिंड्रोम कहते हैं, ये एक जन्मजात कंडीशन है। इसमें यही पैरामीजोनेफ्रिक या मुलेरियन डक्ट ठीक से डेवलप नहीं हो पाती। एजेनेसिस का मतलब ही होता है न बनना। तो इसके कारण यूट्रस और वेजाइना का ऊपरी हिस्सा या तो बनता ही नहीं है या फिर बहुत ही छोटा रूडिमेंट्री रह जाता है। इसका सबसे पहला और मुख्य लक्षण होता है प्राइमरी एमेनोरिया, मतलब प्यूबर्टी आने पर भी लड़की को पीरियड शुरू नहीं होते। क्यों? क्योंकि यूट्रस है ही नहीं या फंक्शनल नहीं है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी बात है, MRK में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाहरी जननांग, बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, और ओवरीज, अंडाशय, वो भी नॉर्मल होते हैं और हार्मोन्स बनाते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट और दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नॉर्मली डेवलप होते हैं। हाँ, कभी-कभी इसके साथ किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे एक किडनी का न होना, रीनल एजेनेसिस, या अपनी जगह पर न होना। ओह, ये तो काफी सीरियस कंडीशन है, खासकर इसलिए कि बाहर से सब नॉर्मल लगता है पर अंदरूनी विकास में इतनी बड़ी कमी रह जाती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पुरुषों का। वहां मुलेरियन डक्ट को MIFH की वजह से खत्म हो गई, लेकिन मेसोनेफ्रिक यानी वुल्फियन डक्ट एंड्रोजन के असर में डेवलप हुई। तो मेल्स में ये वुल्फियन डक्ट क्या-क्या बनाती है? मेल्स में एंड्रोजन, खासतौर पे टेस्टोस्टेरोन के असर से, मेसोनेफ्रिक या वुल्फियन डक्ट न सिर्फ बचती है बल्कि डेवलप होके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कई जरूरी इंटरनल संरचनाएं बनाती हैं। इनमें शामिल है, पहला, सेमिनल वेसिकल्स। ये ग्लैंड्स सीमेन का बड़ा हिस्सा बनाती हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन और मोटिलिटी देता है। दूसरा, एपिडिडिमिस। ये टेस्टिस से जुड़ी एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब है जहां स्पर्म मैच्योर होते हैं और स्टोर होते हैं। तीसरा, इजैकुलेटरी डक्ट। ये सेमिनल वेसिकल और डक्टस डेफरेंस के मिलने से बनती है और यूरिनरी ब्लैडर से आने वाले यूरिथ्रा में खुलती है, जहां से सीमेन इजैकुलेशन के वक्त बाहर निकलता है। और चौथा, डक्टस डेफरेंस, जिसे वास डेफरेंस भी कहते हैं। ये मस्कुलर ट्यूब स्पर्म को एपिडिडिमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक ले जाती है। इन चारों को याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है, SEED। S से सेमिनल वेसिकल्स, E से एपिडिडिमिस, दूसरे E से इजैकुलेटरी डक्ट और D से डक्टस डेफरेंस। सीड। हाँ, ये आसान है याद रखना। बिल्कुल, ये सब वुल्फियन डक्ट से बनते हैं। पर एक बात ध्यान रखनी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी मेल सिस्टम का हिस्सा है, पर वो वुल्फियन डक्ट से नहीं बनता। वो यूरोजेनिटल साइनस से बनता है, जैसे वजाइना का निचला हिस्सा। और फीमेल्स में वुल्फियन डक्ट का क्या होता है? जैसा हमने कहा, एंड्रोजन नहीं होते तो ये लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। कभी-कभी इसका एक छोटा सा नॉन फंक्शनल अवशेष रह सकता है, जिसे गार्टनर डक्ट कहते हैं। ये अक्सर वेजाइना की दीवार के पास मिल सकता है और इसका कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता जब तक कभी रेयरली
इसमें कोई सिस्ट ना बन जाए। ठीक है, तो अब हमने दोनों रास्ते काफी डिटेल में समझ लिए हैं। चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक बार समेटते हैं, शायद वो जो चित्र है उसको ध्यान में रखते हुए। तो सब कुछ शुरू होता है एक इनडिफरेंट गोनाड से, जो ना मेल है ना फीमेल, और दो डक्ट्स हैं, मेसोनेफ्रिक वोल्फियन और पैरामेसोनेफ्रिक मुलेरियन। ये शुरुआत में दोनों में होती हैं। बिल्कुल सही। वो चित्र में भी हम देख सकते हैं कि शुरुआती स्टेज में दोनों डक्ट्स हैं और गोनाड भी इंडिफरेंट है। फिर आता है डिसाइडिंग फैक्टर वाई क्रोमोसोम पर SRY जीन। अगर SRY है XY तो TDF बनता है और इंडिफरेंट गोनाड टेस्टिस बन जाता है। अगर SRY नहीं है XX तो TDF नहीं बनता और इंडिफरेंट गोनाड ओवरी बन जाता है। इसके बाद हार्मोन्स का रोल आता है जो डक्ट्स का फ्यूचर तय करते हैं। मेल डेवलपमेंट में जब टेस्टिस बन गया, सर्टुली सेल्स MIF AMH बनाती हैं जो मुलेरियन डक्ट को खत्म कर देती है। चित्र में हम देख सकते हैं मेल साइड में मुलेरियन डक्ट गायब हो रही है। लेडिक सेल्स एंड्रोजन बनाती हैं जो वोल्फियन डक्ट को डेवलप करती हैं, जिससे सीड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। चित्र में वास डेफेरेंस जो वोल्फियन का हिस्सा है बनता दिख रहा है। और फीमेल डेवलपमेंट में जब ओवरी बन गई, कोई MIF AMH नहीं बनता तो मुलेरियन डक्ट डेवलप होकर फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और यूट्रस बनाती है, जैसा चित्र में दिख रहा है। कोई एंड्रोजन नहीं बनता या बहुत कम तो वोल्फियन डक्ट खत्म हो जाती है। वो चित्र सच में इन डेवलप होती और खत्म होती डक्ट्स और साथ में गोनाड्स, ओवरी, टेस्टिस और ब्लैडर जैसी चीजों को समझने में मदद करता है। हाँ, वो विजुअल सच में इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को काफी क्लियर कर देता है। कैसे एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से जेनेटिक और हार्मोनल सिग्नल्स के बेस पर दो इतने अलग अलग आउटकम निकलते हैं। वाकई ये एक शानदार बायोलॉजिकल प्रोसेस है। निश्चित रूप से। और ये हमें समझने में मदद करता है कि नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट कितने सटीक और नाजुक बैलेंस पर टिका है। बस एक जीन का होना या न होना, और फिर उसके बाद हार्मोन्स का सही टाइम पर सही मात्रा में बनना और काम करना, ये सब मिलकर तय करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। ये बायोलॉजी की अद्भुत प्रिसिजन और कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। तो आज की हमारी इस बातचीत से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि नॉर्मल मेल और फीमेल जेनिटल डेवलपमेंट कोई सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है। ये जेनेटिक सिग्नल्स और हार्मोनल मैसेजेस के बीच एक बहुत ही फाइन ट्यून्ड कोऑर्डिनेटेड डांस की तरह है। हाँ, और ये हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात सोचने पर भी मजबूर करता है। जब ये प्रोसेस इतनी कॉम्प्लेक्स और नाजुक है तो ये समझना भी आसान हो जाता है कि इसमें आने वाली छोटी छोटी रुकावटें या बदलाव कितने अलग अलग तरह के नतीजे दे सकते हैं। अगर SRY जीन में कोई प्रॉब्लम हो या हार्मोन बनाने वाली सेल्स ठीक से काम ना करें या बॉडी हार्मोन्स के सिग्नल्स को ठीक से रिसीव ना कर पाए, तो डेवलपमेंट टिपिकल मेल या फीमेल पैटर्न से अलग हो सकता है। यही वेरिएशंस हमें उन कंडीशंस की तरफ ले जाती हैं जिन्हें हम इंटरसेक्स वेरिएशंस या डिफरेंसेस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट या DSD कहते हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि बायोलॉजिकल सेक्स का डेवलपमेंट हमेशा एक सीधी बाइनरी लाइन पर नहीं होता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना मेडिकली भी जरूरी है और इंसानियत के नाते भी। ये निश्चित रूप से आगे और जानने और समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी फील्ड है।